दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ अपने उपन्यास माँ जोगण्या का भाग 2। रात गहरा गई। जोगण्या माता का मंदिर भक्तों से खाली हो गया। अधिकांश लोग ऊपर धर्मशालाओं में चले गए। कुछ गरीब व ग्रामीण लोगों ने माता के मंदिर के आसपास बने बरामदों में शरण ले ली। मंदिर में केवल माता की सेवा में लगे पुजारी बाबा ही रह गए। थोड़ी देर बाद वे भी उठकर विश्राम गृह में चले गए। मंदिर की सीढ़ियों पर सोम अकेला बैठा रह गया। भूख के मारे उसके पेट में चूहे कूदने लगे। ठंड से बदन कांपने लगा। वह सिकुड़ कर बैठ गया और अपनी पीड़ा को भूलने के लिए मंदिर में विराजमान जोगण्या माता के नेत्रों में अपलक देखने लगा। रात की नीरवता में माता के आगे उसके हृदय की पीड़ा फिर उमड़ पड़ी। सहसा उसकी आंखों से अश्रुधाराएं फूट पड़ी और वह अपने पैरों में सिर छिपाकर फूट फूट कर रोने लगा। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ वह बहुत देर तक रोता रहा। उसके रुदन की सिसकियां रात के सन्नाटे में विलुप्त हो गई। आंसुओं का सैलाब बह निकला तो मन की पीड़ा थोड़ी हल्की पड़ी। उसी अवस्था में बैठा हुआ वह आंखें मूंद कर सोने का प्रयास करने लगा। अभी थोड़ा ही समय गुजरा था कि अचानक किसी की स्नेह भरी पुकार उसके कानों में आकर टकराई। अर्धनिद्रा की अवस्था में वह चौंक पड़ा। आंखें खोलकर उसने अपना सिर ऊपर उठाया। सामने उसे फटेहाल मैली कुचेली एक वृद्धा स्त्री खड़ी नजर आई। होठों पर मुस्कान बिखेर कर बुढ़िया फिर बोली, तू क्यों रो रहा है बेटा? इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। एक दादी माँ थी, वह भी मुझे अकेला छोड़कर चली गई है। तू कहाँ का रहने वाला है बेटा? मैं रींच गांव का रहने वाला हूँ माँ, परंतु गांव में मेरा अब कुछ नहीं रहा है। दादाजी ने एक कच्चा मकान बनाया था, वह भी जीर्ण शीर्ण होकर ढहने लगा है। तेरा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम सोम है माँ। सोम बेटा, जिसका कोई नहीं होता है उसकी जोगण्या माता होती है। तू इसकी शरण में आया है, अब जगदम्बा तेरी रक्षा अवश्य करेगी। माँ सबकी पुकार सुनती है। तू सुबह से ही भूखा प्यासा है, चल मेरे साथ चल बेटा। ऊपर बस्ती में मेरी झोंपड़ी है। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है बेटा। तेरे सहारे इस भीलड़ का भी बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। बुढ़िया ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखा तो पीड़ा में डूबे हुए उसके हृदय को गहरी राहत मिली। अपना थैला कंधे पर टांग कर वह खड़ा हो गया। एक बार फिर उसने मंदिर में विराजमान जोगण्या माता की ओर देखा। माता के प्रति कृतज्ञता से उसका मन भर आया। माँ को प्रणाम करके वह बुढ़िया के साथ चल पड़ा। मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर वे चौराहे पर आ गए। बस्ती की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर वह धीरे धीरे भीलड़ माँ के पीछे पीछे चलने लगा। चारों तरफ फैली हुई मिट्टी की झोंपड़ियां, लकड़ी के छोटे छोटे दरवाजे और घास फूस की छतें। कोने की एक झोंपड़ी के सामने आकर भीलड़ माँ ठहर गई। आंगन में प्रवेश करके उसने कमर में बंधी हुई चाबी निकाली और झोंपड़ी का ताला खोला। अंदर जाकर बुढ़िया ने चिमनी जलाई, फिर उसे पुकारा, सोम बेटा अंदर आ जा। बुढ़िया की स्नेह भरी पुकार सुनकर लड़के ने सहमते हुए झोंपड़ी के द्वार में प्रवेश किया। भीलड़ माँ उसे अपनी झोंपड़ी के अंदर बिछी एक खाट पर बिठाया और परेंडी के ऊपर रखे मटके से लोटा भरकर पानी पिलाया। आज से तू इसे अपना ही घर समझ बेटा। आराम से बैठ जा, मैं अभी रोटियां बनाती हूँ। आप मेरे लिए परेशान मत होइए भीलड़ माँ, मुझे तो अधिक भूख भी नहीं है। मैं जानती हूँ बेटा, तू दिन भर से भूखा है और फिर मुझे भी भूख लगी है।
काम से लौटकर मैं सीधी जोगण्या माता के दर्शन करने चली आई थी। आप कहाँ काम करती है भीलड़ माँ? मेरे काम का कोई ठिकाना नहीं है बेटा। दिन भर जंगलों में भटकती रहती हूँ। सूखी लकड़ियाँ, बोर, तेंदू जो मिल जाता है सिर पर उठाकर ले ले आती हूँ और आसपास के गांवों में बेचकर अपना गुजारा कर लेती हूँ। मुस्कुराते हुए भीलड़ माँ ने चूल्हे में लकड़ियाँ डाली और आग जला दी। थोड़ी ही देर में धूं धूं करके चूल्हा जलने लगा। चूल्हे के ऊपर मिट्टी की पोंवनी रखकर वह परात में आटा ओसड़ने लगी। इतनी देर में आग की लपटों से पोंवनी गर्म हो गई। लकड़ी के बेलन चकले पर भीलड़ माँ ने रोटी बनाने लगी। एक रोटी सेक कर उसने परात में रख दी। डिब्बे में से नमक मिर्च निकालकर परात में डाला और फिर खाट पर बैठे हुए सोम को पुकारा, आ बेटा रोटी खा ले। सोम उठकर चूल्हे के सामने आ बैठा। पालती लगाकर वह नमक मिर्ची से रोटी खाने लगा। रोटी का ग्रास मुंह में चबाते हुए वह भीलड़ माँ को एकटक देखने लगा। दुर्बल व बूढ़ी भीलड़ माँ को देखते हुए सहसा उसे अपनी दादी माँ की याद आ गई। रोटी चबाते हुए उसके जबड़े थम गए। वह दादी माँ की स्मृतियों में डूब गया। विचारों में खोए हुए सोम को देखकर भीलड़ माँ बोली, क्या बात है बेटा, नमक मिर्च से रोटी अच्छी नहीं लग रही है क्या? नहीं नहीं भीलड़ माँ, नमक मिर्च से तो रोटी मुझे बहुत स्वादिष्ट लगती है। आपको देखकर मुझे अपनी दादी माँ की याद आ गई है। वह भी मुझे इसी तरह स्नेह से रोटी खिलाती थी। तू मुझे ही अपनी दादी माँ समझ ले बेटा। इस दुनिया में मेरा भी कोई नहीं है। मैं तुझे वैसा ही प्यार दूंगी जैसी तेरी दादी माँ तुझे देती थी। आपके अपने सब लोग कहाँ हैं भीलड़ माँ? मुझे कुछ भी पता नहीं है बेटा। मैंने अपने माता पिता, दादा दादी किसी को नहीं देखा है। जब से मैंने होश संभाला है मैं इन जंगलों में भटक रही हूँ। बचपन से ही गाँव में सूखी लकड़ियाँ, तेंदू, बोर बेचकर किसी तरह अपना गुजारा कर रही हूँ। कौन मेरी माँ है, कौन मेरा पिता है, ये भगवान ही जानता है बेटा। इस दुनिया में मैं अकेली हूँ। नहीं भीलड़ माँ, अब आप अकेली नहीं है। अब मैं आपका बेटा हूँ। यह कहते हुए सोम मुस्कुराया तो भीलड़ माँ भी उसके साथ हंसने लगी। थोड़ी देर में सोम रोटी खाकर निपट गया। उसने परात में हाथ धो लिए। फिर वह चूल्हे की आग में तापने लगा। रोटियां बन गई तो भीलड़ माँ भी एक परात में नमक मिर्च डालकर रोटी खाने बैठ गई। चूल्हे के सामने बैठा हुआ सोम धीरे धीरे रोटी चबाती हुई भीलड़ माँ को एकटक देखने लगा। सोम को विचारों में डूबा हुआ देखकर भीलड़ माँ बोली, तू क्या सोच रहा है सोम? मैं तो आपको देख रहा हूँ भीलड़ माँ। आप मुझे अपनी दादी माँ की तरह लग रही हैं। दादी माँ के मुंह में भी दांत कम थे। बेचारी बड़ी कठिनाई से रोटी चबाती थी। बचपन में दादी माँ को देखकर मेरे मन में एक बात आती थी कि बड़ा होकर जब मैं नौकरी पर लग जाऊंगा तो दादी माँ को अपने साथ शहर ले जाऊंगा और उसके मुंह में नए दांत लगवाऊंगा। लेकिन मेरे सारे सपने अधूरे रह गए हैं। मेरी पढ़ाई भी अधूरी रह गई है और दादी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई है। दुखी मत हो बेटा। एक दादी माँ तुझे छोड़कर चली गई तो क्या हुआ, तुझे दूसरी दादी माँ मिल गई है। यह कहकर भीलड़ माँ हंस पड़ी। सोम भी उसके साथ हंसने लगा। रोटी का एक टुकड़ा तोड़कर भीलड़ माँ फिर बोली, क्या तू स्कूल में पढ़ने जाता था सोम? हाँ भीलड़ माँ, रीछ गांव के स्कूल में मैंने 12वीं कक्षा पास की है। मैं चित्तौड़ जाकर कॉलेज में आगे पढ़ना चाहता था, लेकिन दादी माँ चली गई तो मेरे सारे सपने अधूरे रह गए हैं। मैंने सुना है कि चित्तौड़ तो बहुत बड़ा शहर है सोम। क्या आपने अभी तक चित्तौड़ नहीं देखा है भीलड़ माँ? मुझे कौन चित्तौड़ दिखाए बेटा। मैं तो आज तक मोटर में भी नहीं बैठी हूँ। मोटर में भी नहीं बैठी हैं आप? फिर तो आपने रेलगाड़ी भी नहीं देखी होगी। हाँ बेटा, मैंने रेलगाड़ी तो नहीं देखी है, परंतु मैंने चील गाड़ी अवश्य देखी है। चील गाड़ी? वह आपने कहाँ से देख ली है भीलड़ माँ?
ऊपर आसमान में कभी कभी यहाँ से निकलती है और जोर का भूंबाड़ा सुनाई पड़ता है। भीलन माँ का उत्तर सुनकर सोम जोर से हंस पड़ा। हंसते हुए भीलन माँ ने परात में हाथ धो लिए। खाने पीने से निपट कर भीलन माँ ने चूल्हे की राख से बर्तन मांजे। बर्तनों को टांड पर रखकर वह बाहर आई। आंगन में खड़ी हुई एक खाट वह उठाकर अंदर ले आई। अलगनी पर से टंगे हुए बिस्तर उतारकर उसने दोनों खाटों पर बिछा दिए। एक पर गोदड़ी एक एक गोदड़ी दोनों खाटों के पंगाते डाल दी। फिर उसने चूल्हे के आगे बैठे हुए सोम को पुकारा, आ बेटा सोम, अब सो जा, दिन भर का थका आ रहा है तू। भीलन माँ की स्नेह भरी पुकार सुनकर सोम उठ खड़ा हुआ। एक खाट पर आकर वह लेट गया। भीलन माँ ने उसे गोदड़ी ओढ़ा दी। दूसरी खाट पर जाकर वह स्वयं लेट गई। ठंड लगने लगी तो भीलन माँ ने भी गोदड़ी ओढ़ ली। सोम चिमनी की टिमटिमाती हुई लौ को अपलक देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसे भी नींद ने आ घेरा। तो मित्रों, ये थी माँ जोगणिया उपन्यास का पार्ट 2। इसी तरह अगला भाग लेकर मैं फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।